बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो कुछ बातें नहीं। यस्टरडे वी स्टार्ट अबाउट यूरिया साइकिल। ठीक है जी। देखिए, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूरिया साइकिल को हम क्रिप्ट हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेन एरिया है, इस यूरिया साइकिल का जो मकसद है, इसमें हम टॉक्सिक अमोनिया गैस को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। ठीक है, बस बात है, बंद करें। ठीक है, NH3 is ammonia. Ammonia is a gas which is produced from protein metabolism. जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, उससे एक टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है? अमोनिया। अगर बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाए तो ये बहुत सारी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम इस टॉक्सिक गैस को लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ यूरिया। और ये जो साइकिल है, यूरिया साइकिल, ये लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स में होता है। ठीक है, इसके हमने कल कुछ स्टेप्स पढ़े थे। कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है, यूरिया साइकिल, इसकी मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूरिया साइकिल के अंदर टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। कितने? 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले स्टेप्स में क्या बनेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। वो स्टेप्स अगर आप लोग देखें तो सारा का सारा हमने देखे, सिट्रोलिन बनेगा, अर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, आर्जिनिन बनेगी और आखिर में यूरिया बनेगी। क्लियर है? अब देखें, जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देयर इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। दिस अमोनिया इन द ब्लड रीचेस टू द लीवर। ये कहाँ पे जाएगी? लीवर में। और लीवर के अंदर मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, so the first step in urea cycle is the union of ammonia with carbon dioxide। ठीक है, अब ये दो चीजें जब आपस में मिलती है तो इससे एक कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि nobody will ask you to draw the diagram of urea cycle। ये एग्जाम में आता है, आपसे कोई पूछेगा, लेकिन इस साइकिल के अंदर एमसीक्यूज आपसे लोग पूछेंगे और वो एमसीक्यूज हम एट द एंड यहाँ पे लिखेंगे। तो साइकिल को समझना है लेकिन इसको रटना नहीं है। क्लियर है? आप लोग रटे ना लगाए, यार इसको मैंने 1 by 1 याद रखना है। ये जब आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आसान हो जाएगा। लेकिन इस साइकिल के अंदर जो एमसीक्यूज है वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाए तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम होगा कि नहीं? इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉस्फेट सिंथेस या सिंथेटेस 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। इसका सिंपल फॉर्म अगर लेके, दैट इज कॉल्ड CPS1। इसको क्या कहते हैं? CPS1। C स्टैंड फॉर कार्बोमाइल, P फॉर फॉस्फेट और S फॉर सिंथेटेस 1। क्लियर है? अब देखिए कैसे याद करोगे। यहाँ पे इस स्टेप के अंदर क्या बना है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट बना है तो हम कार्बोमाइल फॉस्फेट लिखेंगे, और ऐसा एंजाइम जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाए तो उसका नाम क्या है? सिंथेटेस है। क्लियर है? तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने वाला एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीवर सेल के अंदर पहले से एक कंपाउंड पड़ा होता है विच इज कॉल्ड आर्निथिन। इसको क्या कहते हैं? आर्निथिन। दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट बिफोर इनसाइड द लीवर सेल। अब जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाए तो ये किसके साथ मिलेगा? शाबाश, आर्निथिन के साथ। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसकी रिएक्शन से एक कंपाउंड बनेगा which is called citrulline। इसका नाम क्या है? citrulline। अब देखिए, ये एमसीक्यूज यहाँ पे पूर्ण है। कार्बोमाइल फॉस्फेट whenever formed it is combined with arginine, और इन दोनों की यूनियन से क्या चीज बनेगी? citrulline बनेगी। क्या चीज बनेगी? citrulline। तो यहाँ पे याद रखें, इस दोनों को मिलाने के लिए ताकि ये क्या बनाए? citrulline। तो यहाँ पे एंजाइम होगा कि नहीं? इस एंजाइम का नाम है, देखे, आर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। इसका नाम क्या है? आर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। क्लियर है? माइलेज। प्लीज रिमेंबर, जिस एंजाइम के ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा दिस विल बी द एग्जाम क्वेश्चन, और ये मैं बाद में बताऊंगा जिससे क्वेश्चन क्या आते हैं।
फर्स्ट एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। सेकंड एंजाइम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। क्लियर है? अब सारे फोकस करें, यहाँ पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये तो बन गया। ये लीवर सेल के अंदर होता है और उस सेल में पहले से क्या चीज पड़ी होती है? आर्निथीन। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आए हैं। अब ऐसा एंजाइम जो इस आर्निथीन को ट्रांसफर करे और किसके साथ मिलाए? कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलाकर क्या बनाए? सिट्रोलिन। उस एंजाइम का नाम है आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। क्लियर है? ये नाम कैसे आया है? ये तो अभी बन गया, पहले से बना हुआ कौन सी चीज है? आर्निथीन। इस तक आर्निथीन को लेके जाना तो ट्रांसफर करेंगे कि नहीं? तो एंजाइम ऐसा होगा कि किसको ट्रांसफर करे? तो आंसर इज आर्निथीन ट्रांस। ठीक है ना? मतलब ट्रांसफर करने वाला आर्निथीन को किसके साथ मिलाने के लिए? कार्बोमाइलेज मीन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? देखिए, एंजाइम इज ट्रांसफरिंग एंजाइम, लेकिन किस चीज को ये ट्रांसफर करेगा? आर्निथीन। तो किसके साथ? कार्बोमाइल के साथ। एंजाइम का नाम आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज है। क्लियर है? ये जनाब नेक्स्ट स्टेप है। अब आते हैं इस स्टेप के अंदर, जब सेट्रोलिन बन जाता है तो सेट्रोलिन के साथ एक अमाइनो एसिड आपस में मिल जाता है। अमाइनो एसिड कॉल्ड एस्पार्टेट। उसका नाम क्या है? एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट भी लीवर सेल में पहले से पड़ा होता है। दिस एस्पार्टेट कंबाइंड विद सेट्रोलिन। देख, इस एरो का मतलब ये है, इधर देख, इस एरो हेड का मतलब एस्पार्टेट इसमें ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड। और जब एस्पार्टेट यहाँ पे ऐड हो जाए किसके साथ? सेट्रोलिन के साथ, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अर्जिनोसक्सिनेट। इसको क्या कहते हैं? अर्जिनोसक्सिनेट। ऐसा है कि नहीं? तो अर्जिनोसक्सिनेट बनेगी। लेकिन अर्जिनोसक्सिनेट जब बनेगी तो इसके बीच में से एंजाइम होगा कि नहीं? तो अर्जिनोसक्सिनेट की ब्रेकडाउन हुई है कि सिंथेसिस? सिंथेसिस। यहाँ पे एंजाइम भी होगा अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। उसका नाम क्या होगा? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। थर्ड एंजाइम हियर is arginोसक्सिनेट व्हाट? आंसर इज सिंथेज। समझ गए कि नहीं? अभी तक हमने तीन चीजों की बात की है। ये फर्स्ट एंजाइम है, ये सेकंड एंजाइम है और ये थर्ड एंजाइम है। क्लियर है? अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज? दिस एंजाइम aid aspartate with citrulline and lead to the production of अर्जिनोसक्सिनेट। क्लियर है? अब ये जो अर्जिनोसक्सिनेट है, यहाँ पे इससे एक एंजाइम काम करता है और इस अर्जिनोसक्सिनेट से वो आर्जिनिन बनाएगा। क्या बनाएगा? आर्जिनिन, जिसको लोग आर्गिनिन भी कहते हैं। आर्जिनिन और आर्गिनिन एक ही चीज है, लेकिन इस अर्जिनोसक्सिनेट को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इससे क्या बनेगा? आर्जिनिन। और एक इससे कंपाउंड निकलेगा फ्यूमरेट। इसको क्या कहते हैं? फ्यूमरेट कहेंगे। क्लियर है? आप लोगों से अगर कोई ये पूछे व्हाट इज मेंट बाय फ्यूमरेट, फ्यूमरेट इज नथिंग, इट इज 4 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन। ये फ्यूमरेट फिर यहाँ से निकल कर जाएगा और क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेगा। कहाँ पे जाएगा? क्रेब्स साइकिल। तो व्हाट इज फ्यूमरेट? फ्यूमरेट इज हाउ मच कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड which later goes and take part in the Krebs cycle। ये Krebs cycle में हिस्सा लेता है। अब क्वेश्चन ये है, इस स्टेप के अंदर अर्जिनोसक्सिनेट ये हमने ब्रेक किया है और क्या बनाया है? आर्जिनिन। तो ऐसा एंजाइम जो अर्जिनोसक्सिनेट को ब्रेक करे उसका नाम है अर्जिनोसक्सिनेस। उसका नाम क्या है? अर्जिनोसक्सिनेस। ठीक है? या इसको हम कहते हैं आर्जिनेस। क्लियर है कि नहीं? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज अलग चीज है। क्लियर है? इस एंजाइम पे काम करने वाला जो एंजाइम है ये अर्जिनोसक्सिनेज है। कौन सा है? अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम है। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट किया जाता है आर्जिनिन में, और जब ये आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा तो ये रास्ते में किस चीज को रिलीज करेगा? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट एक ऐसा कंपाउंड है जो 4 कार्बन से बना होता है और यही फ्यूमरेट लेटर जाकर किस में हिस्सा लेगा? क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेगा। जब ये आर्जिनिन बनेगा, आर्जिनिन, इधर देख, इस आर्जिनिन से हमने फिर बाद में क्या बनाना है? आर्निथीन बनाना है। क्या बनाना है? आर्निथीन। और जब आर्जिनिन आर्निथीन में कन्वर्ट होगा तो ये साइड पे यूरिया रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? यूरिया। एंड दिस यूरिया विल गोज इनटू द किडनी और बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर क्या हो जाएगा?
एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम आर्जिनिन को आर्निथिन में कन्वर्ट करके किस चीज को रिलीज करेंगे? यूरिया। यहाँ पे एंजाइम आर्जिनेज होगा। कौन सा एंजाइम? आर्जिनेज एंजाइम, जिसको लोग आर्जिनेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जब आर्जिनिन यूरिया रिलीज करेगा तो ये साथ में किस चीज को बनाएगा? आर्निथिन। ये आर्निथिन पहले से पड़ा होगा और जब ऊपर से फिर अमोनिया आकर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगी तो क्या बनेगी? कार्बोमाइल फॉस्फेट। और वही कार्बोमाइल फॉस्फेट फिर पहले से आए हुए किसके साथ मिलेगी? आर्निथिन। और ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? फिर सेट्रुलिन बनेगा, फिर आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ये बात समझ गए कि नहीं? एक्चुअली साइकिल का मतलब ये है कि जहाँ पे हमने स्टार्ट की है वहां पे हमने दोबारा आना है। ऐसे प्रोसेस को हम साइकिल कहते हैं। अब इस साइकिल के अंदर इनिशियली जो प्रोडक्ट एंटर हो गई थी वो क्या है? अमोनिया, दैट इज NH3। लेकिन इस साइकिल के लास्ट में हमने किस चीज को बनाया है? यूरिया। तो ऐसा साइकिल जो लीवर में चले और इसमें हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करें तो इस पूरे साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। ये साइकिल मालूम किया था दो कोलीग्स ने, क्रेब्स हैंसलेट। इस देश को दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी है। डन? तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब देखें, जब अमोनिया लीवर सेल में एंटर करे, चल जाए यार, अमोनिया जब लीवर सेल में एंटर करे, इधर देखें इंपोर्टेंट पॉइंट है, जब अमोनिया आ जाए तो उसने हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या बनाना है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। और इस कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाने के लिए इस एंजाइम का होना जरूरी है कि नहीं? बट दिस एंजाइम इन द लीवर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिक्योर आता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 इन द लीवर प्रेजेंट इन विच पार्ट? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखे, इसके बाद ये जो पहला स्टेप है उसके बाद जो रिमेनिंग स्टेप्स है सारे के सारे इसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो लीवर सेल के अंदर यूरिया का एक स्टेप कहाँ पे होता है? जब माइटोकॉन्ड्रिया। और रिमेनिंग अदर स्टेप कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कल के लेक्चर में हमने लिखा था इसकी लोकेशन क्या है? बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। याद रखें कि सम एंजाइम पर अगर ये एक एंजाइम काम ना करे, कैन दिस साइकिल रन? नो। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना जरूरी है और फिर कुछ एंजाइम के लिए कहाँ पे जाना जरूरी होगा? साइटोप्लाज्म में जाना जरूरी होगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दैट विल कम इन द एग्जाम। अब ये साइकिल सिर्फ आप लोगों को पता चल गया। अब इसके एग्जाम क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो लेके MCQ नंबर 1। अब इसके हम क्वेश्चन निकालेंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप लोगों ने टारगेट करना है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन इज रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर यूरिया साइकिल इज। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन। रेट लिमिटिंग का मतलब ये है, अब देखिए यूरिया साइकिल के अंदर एक एंजाइम से या एक से ज्यादा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब इस साइकिल को चलाने के लिए टोटल कितने एंजाइम चाहिए? 5 एंजाइम चाहिए। अब क्वेश्चन टू बी रिमेंबर, इनमें से एक एंजाइम ऐसा है जिसको हम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं। रेट लिमिटिंग का बायोकेम के मतलब ये है, या बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेट लिमिटिंग का मतलब ऐसा एंजाइम कि वो इस पूरे प्रोसेस को चेक करता है कि कब मैंने ज्यादा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है और कब कम अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना है? यूरिया। मतलब हम 5 बंदे हैं एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन एक बंदा मशीन चलाता है और उसको पता है कि कब मैंने ज्यादा प्रोडक्ट बनानी है और कब मैंने कम प्रोडक्ट बनानी है। मतलब ऐसा बंदा जिसका पूरे प्रोसेस के ऊपर एक कंट्रोल हो, इसको हम रेट लिमिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि यूरिया साइकिल के अंदर तो टोटल कितने एंजाइम है? 5। उन 5 जो एंजाइम के अंदर वो कौन सा है तो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है? दैट इज CPS1। वो क्या है? CPS1, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन गया, CPS1 स्टैंड फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये एंजाइम चेक करता है कि मैंने कितना अमोनिया कितने यूरिया में कन्वर्ट करना है। अब देखें, जब अमोनिया बाहर से आ जाए, अमोनिया का हमारा टारगेट ये है कि किस में कन्वर्ट करें? यूरिया में। लेकिन अमोनिया पे काम करने वाला एंजाइम ये है कि नहीं? अब ये एंजाइम सेंस करता है कि कितना अमोनिया है
उसकी लोड के हिसाब से इस साइकिल को स्पीड अप करना है, या तेज करना है या स्लो करना है। तो पांचों एंजाइम में से ऐसा एंजाइम जिस पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल रखे उसका नाम क्या है? CPS1, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। पहला क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन लिखे, इनमें से आता है कि ऑल एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, ये लिखते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी ऑफ यूरिया साइकिल और ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है किस साइकिल के अंदर? यूरिया साइकिल, वो सारे के सारे क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए हाउ मेनी डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन इज रिक्वायर्ड? 2, बिकॉज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ये डेफिशिएंट है तो उसके लिए भी कितने चाहिए? 2। ये कितने एंजाइम है? सारे के सारे। वेरी गुड, 5। कहते हैं कि इन पांचों में से सारे के सारे अगर डेफिशिएंट है तो सारे के सारे कौन सी जेनेटिक्स में है? ऑटोसोमल। एक एंजाइम है पांचों में से जो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, वो आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज है। कौन सा है? आर्निथीन। अब इंस्टीट्यूट सुन ले, अगर एक बच्चा है उसमें बाई बर्थ CPS1 डेफिशिएंट है तो वो ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव है। अगर एक बच्चा है उसमें बाई बर्थ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज डेफिशिएंट है वो भी क्या है? ऑटोसोमल। एवरी एंजाइम डेफिशिएंसी इज ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट एक के अलावा, दैट इज आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। क्लियर है? यहाँ पे हम सिक्योर लिखें कि आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज इज ऑटोसोमल रिसेसिव और नॉट? नॉट, ठीक है। आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज इज नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव बट रादर देन इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये क्या होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसका मतलब ये है कि आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी के लिए जो जीन्स पड़े हैं वो किस क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम। ये देखिए हम कहते हैं कि जेंडर या एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है, तो एक्स एक्स इज अ फीमेल, एक्स वाई इज अ मेल। अब ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई है ये 6 क्रोमोसोम है। क्या है? 6 क्रोमोसोम। लेकिन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेल? 23। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो 46 को अगर हम पेयर में जोड़े में ले ले तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 23। तो इसमें एक्स एक्स या एक्स वाई हो सकता है। तो एक पेयर 6 क्रोमोसोम है और 22 पेयर ऑटोसोम है। इसका मतलब कि इनमें से जितने एंजाइम डेफिशिएंसी है वो ऑटोसोम का मसला है, 6 क्रोमोसोम का मसला नहीं है। एक एंजाइम है जिसका जेनेटिक कंट्रोल 6 क्रोमोसोम के अंदर एक्स पे होता है, वो आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी। बात समझ गए कि नहीं? तो आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज जेंडर एक्स एक्स तो दैट इज फीमेल। एक्स एक्स क्या है? फीमेल। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं दैट इज मेल। अब देखिए इस एंजाइम की डेफिशिएंसी तब होगी जब मसला किस क्रोमोसोम पे हो? एक्स। मैं कहता हूँ इस फीमेल में यहाँ पे डी है, डी मीन डिफेक्ट है। अगर ये डिफेक्टिव है तो दूसरा तो फाइट कर सकता है कि नहीं? तो क्लिनिकल फीचर के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन अगर मेल में ये डिफेक्टिव हो जाए, दूसरा एक्स है नहीं है, तो इस पे क्लिनिकल फीचर आएंगे कि नहीं? जितने मसले किस क्रोमोसोम के हो? एक्स, तो वो ज्यादातर मेल में होंगे कि फीमेल? मेल में। इसलिए आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी अफेक्ट बॉयज। ये किसके अंदर होता है? बॉयज के अंदर, मेल के अंदर। इसका वजह यह है कि ये कौन सा लिंक प्रॉब्लम है? एक्स लिंक। और एक्स लिंक के साथ जितने भी मसले हैं वो ज्यादातर किस में होते हैं? मेल में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। ओके, अब क्वेश्चन टू बी रिमेंबर, आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में बच्चे पड़े होते हैं, उन बच्चों के अंदर किस साइकिल का मसला है? यूरिया साइकिल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्ड में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से यूरिया साइकिल की एंजाइम क्या है? डेफिशिएंसी है। एज अ डॉक्टर आप बेड नंबर 1 पे जाते हैं तो मे भी उस बच्चे के अंदर किस एंजाइम का मसला हो? CPS1। बेड नंबर 2 के बच्चे में चाहे आर्जिनेस का मसला हो। बेड नंबर 3 पे आप जाते हैं उसमें आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज का डेफिशिएंसी हो। अब बेड नंबर 4 पे जाते हैं, इन 5 में से कोई भी हो सकता है कि नहीं? कहते हैं कि अगर 100 बच्चे हैं और उन सब में इन एंजाइम्स की क्या है? डेफिशिएंसी। तो उन 100 में से 70%, तो 100 में से कितने बच्चे? 70 बच्चों को जो एंजाइम डेफिशिएंसी होती है वो आर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन गया? द मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी ऑफ यूरिया साइकिल आर्निथीन
ट्रांसकार्बोमाइलेज। क्लियर है? इसका मतलब ये है अगर एग्जाम में आ जाए 2 एमसीक्यू कि ये टोटल कितने एंजाइम्स हैं, 5। कितने हैं? 5। फिर से गिनवा दो। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 ये पहला एंजाइम है, ठीक है। आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज ये क्या है? सेकंड एंजाइम है, ठीक है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज ये थर्ड एंजाइम है। फिर आर्जिनोसक्सिनेज ये फोर्थ है और आर्जिनेज क्या है? फिफ्थ। तो हाउ मेनी एंजाइम इन द यूरिया साइकिल? 5। इन पांचों में से वो एंजाइम जिसकी डिफिशिएंसी चांसेस सबसे ज्यादा होती है वो आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज है। बस समझ गए कि नहीं? मैंने इसको स्टार लगाया है कि नहीं? इसका स्टार इसलिए है ये पूरे साइकिल के लिए क्या है? रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इसको भी स्टार लगाया है कि नहीं? ये स्टार इसलिए है कि इसके अलावा जितने भी एंजाइम हैं वो ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव, लेकिन ये खुद क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये स्टार इसलिए है इसके डेफिशिएंसी चांसेस सबके सामने क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी चांसेस इज आर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। फिर अनदर क्वेश्चन मेरे आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम यूरिया साइकिल वो ये है, इसमें लिखे कि सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग later release यूरिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन जिसको आपसे रेज हो रहा है, इस साइकिल के अंदर कौन सी चीज है जिसने बाद में जाकर यूरिया बनाना है? शाबाश, एक्सीलेंट, वो आर्जिनिन है। क्या है? आर्जिनिन। इस आर्जिनिन से तो आर्निथीन बनेगी, लेकिन ये साइड पे जाकर किसको रिलीज करेगी? यूरिया को। यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड आर्जिनिन, दैट इज कॉल्ड आर्जिनिन। ये एस्पार्टेट क्या है? एनीवन? व्हाट इज एस्पार्टेट? वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड। व्हिच अमाइनो एसिड प्ले रोल इन यूरिया साइकिल? आंसर इज एस्पार्टेट। ये भी क्वेश्चन आता है। जिस तरह के फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसा अमाइनो एसिड जो यूरिया साइकिल में हेल्प करता है उसका नाम क्या है? एस्पार्टेट है। तो इसको भी हाईलाइट करें, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकती है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे मेन पॉइंट है यूरिया साइकिल के लिए। आई थिंक इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। यूरिया साइकिल सेल के अंदर कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? और इसका पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और रिमेनिंग स्टेप्स कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा जो रिएक्शन है या जो साइकिल है ये कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। कहाँ पे? लीवर के अंदर। अगर बाई बर्थ कुछ बच्चों के अंदर इसमें से कोई भी एंजाइम काम ना करे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार बाई बर्थ ये एंजाइम काम नहीं करता, उन बच्चों में जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? अमोनिया। अब अमोनिया का काम यह है कि किस में कन्वर्ट हो जाए? यूरिया में। लेकिन इसकी यहाँ तक लाने के लिए इस एंजाइम से गुजरना होगा कि नहीं? अगर जिन बच्चों में एंजाइम काम ना करे तो कैन अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया? नो। तो अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? ज्यादा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर अमोनीमिया। क्या कहते हैं? हाइपर अमोनीमिया। अब हेडिंग दे दें कि अगर अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो फिर पेशेंट को कौन कौन से मसले हो सकते हैं? तो हेडिंग दे दें व्हाट इज हाइपर अमोनीमिया। ये समझ गए कि नहीं? तो हेडिंग दे दें कि हाइपर अमोनीमिया का पेशेंट एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे आ सकता है और वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है प्रैक्टिकली इन द क्लिनिक। तो दोनों व्यूज आप लोग को आने चाहिए। तो हेडिंग दे दे हाइपर एमोनीमिया। इसके बहुत सारे पेशेंट प्रैक्टिस में आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत कॉमन कंडीशन हाइपर अमोनीमिया। लेके अ कंडीशन characterized by increased ammonia level in blood, that is known as a hyperammonemia। मतलब वो कंडीशन जिसमें अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाए? इंक्रीज, दैट इज हाइपरअमोनीमिया। अब इसमें लिखे अमोनिया is highly
highly toxic gas and easily cross blood-brain barrier. Blood-brain barrier and lead to encephalopathy. मतलब any disease which is related to the brain, they are called encephalopathy. कहते हैं कि अगर अमोनिया का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अमोनिया इतना टॉक्सिक गैस है कि किसको क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और जब ब्लड ब्रेन बैरियर अमोनिया क्रॉस करके ये ब्रेन में चली जाती है तो ये बहुत सी न्यूरोनल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देती है। एंड एनी डैमेज टू द ब्रेन इज नोन एज एन्सेफेलोपैथी। अब देखिए इसके टाइप, हाइपर अमोनीमिया, इसके टाइप कौन कौन से हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया? इसको हम मेनली डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपर एमोनीमिया। इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर एमोनीमिया और अनदर इज सेकेंडरी हाइपर एमोनीमिया, ठीक है। हाइपर एमोनीमिया, प्राइमरी और सेकेंडरी में देखें फर्क एक ही है। हमने अभी डिस्कशन की है कि अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, यूरिया में, क्लियर है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए कितने एंजाइम चाहिए, 5। कितने, 5। अगर बाय बर्थ किसी भी बच्चे में उन 5 में से किसी भी एंजाइम के अंदर डेफिशिएंसी आ जाए और उस वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम प्राइमरी हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। यहाँ पे लेके इन दिस कंडीशन there is deficiency or defect in यूरिया साइकिल एंजाइम। बात समझ गए क्या नहीं? और वो एंजाइम टोटल कितने हैं, 5। कहते हैं कि यूरिया साइकिल के जो एंजाइम हैं उनमें से अगर किसी में भी या डिफेक्ट है या डेफिशिएंसी, फिर अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो अगर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपर अमोनीमिया। सेकेंडरी का मतलब ये है कि एंजाइम फॉर यूरिया साइकिल ठीक है, मतलब एक बच्चा पैदा हो जाए तो यूरिया को बनाने के लिए जो कितने एंजाइम चाहिए, 5, वो सारे के सारे ठीक है। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट एज में आ जाता है, 30 ईयर 40 ईयर में जाता है, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाता है। क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। और या तो लीवर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो काम करना छोड़ देता है, इसको कहते हैं सीरोसिस। क्या कहते हैं, सीरोसिस। तो अगर सीरोसिस ऑफ लीवर हो चुका है, अब एंजाइम का इशू नहीं था लेकिन लीवर में कोई मसला है कि वो एंजाइम को काम करने नहीं दे रहे, अगर उसकी वजह से अमोनिया बढ़ जाए तो क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइपर अमोनीमिया। Secondary means enzyme is there, but due to underlying secondary problem of the liver, ammonia is level in the blood. यहाँ पे लिखे if CLD in this condition, the problem is in the enzyme or liver is in the liver. तो लीवर के अंदर अगर कोई मसला है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लिखूंगा that will cover everything, known as CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। अगर किसी क्रोनिक लीवर डिजीज की वजह से एंजाइम लीवर के अंदर काम करना छोड़ दे और उस वजह से अमोनिया को हम किस में कन्वर्ट ना करें, यूरिया में, व्हाट विल हैपन टू अमोनिया लेवल इन द ब्लड, इंक्रीज। ऐसे कंडीशन को सेकेंडरी हाइपर एमोनीमिया कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये मेनली बाय बर्थ होता है। प्राइमरी हाइपर एमोनीमिया इज यूजुअली बाय बर्थ, ये कंजेनिटल होता है। लेकिन ये तो बाय बर्थ लोग ठीक होते हैं, लेकिन आफ्टर द बर्थ किसी लीवर डिजीज की वजह से दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। ये क्या होता है, एक्वायर्ड। इट इज यूजुअली बाय बर्थ बट इट इज यूजुअली आफ्टर द बर्थ, इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड कंडीशन, क्लियर है। अब चाहे इस वजह से हो या इस वजह से हो, दोनों का रिजल्ट ये है कि ब्लड में किस चीज का लेवल बढ़ेगा, अमोनिया। व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर, बोले कि क्लिनिकल फीचर क्या है, मतलब इन लोगों पे कौन कौन से फीचर आएंगे। इनिशियली जब ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है तो दैट अमोनिया विल इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा
ये न्यूरोनल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी कि नहीं, एंड दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर। ये क्या करा सकती है, सीजर करा सकती है। सीजर का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोनल एक्टिविटी अगर हद से बढ़ जाए जिसकी वजह से सीवियर मसल कंट्रैक्शन हो जाए, दैट इज नोन एज अ सीजर। ठीक है, नेक्स्ट है another these patient become irritable, irritability क्या करेगी, irritability। इसका मतलब ये है ये लोग जब आते हैं एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की जो न्यूरोनल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो these people do not stay in one area for long time because these people are irritable। क्लियर है। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। ये लोग किसके शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन। इन लोगों के साथ अगर आप बात करेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे कि ये अपनी बात करने में कंफ्यूज है, क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी डैमेज है, उसकी मेमोरी सेंटर खराब हो जाती है। तो दीज पीपल व्हेनेवर दे टॉक यू विल थिंक दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको मेंटल कंफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट इसमें अगर एक्सेस अमोनिया जाकर ब्रेन में चली जाए तो ये और क्या करा सकता है, हाँ जी, अगर सीजर हो जाए ये रेज आईसीसी करा सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जब अमोनिया ब्रेन में चली जाए तो मेडुला ऑब्लांगेटा इज द बेस ऑफ द ब्रेन, वहां पे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करके वोमिटिंग करा सकती है। तो नोजिया एंड वोमिटिंग, यहाँ पे लेके नोजिया एंड वोमिटिंग, इस वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग। और एक और पॉइंट लेके दैट इज कॉल्ड एस्पिरेक्सिस। इसको क्या कहते हैं, एस्पिरेक्सिस। एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज एस्पिरेक्सिस? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर्स। फ्लैपिंग ट्रेमर्स का मतलब ये है दिस इज आवर रिस्ट जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है, देखें आप लोग सारे रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स करें, फ्लेक्स कर सकते हैं कि नहीं। अब मैं कहता हूँ कि रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड करें, तो कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई बंदा कहे कि रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड करें और 30 सेकंड तक रखे, कितने सेकंड, 30, तो हम रख सकते हैं कि नहीं। हम 30 नहीं, हम मिनट तक भी रख सकते हैं। इन लोगों में अगर आप रिस्ट जॉइंट एक्सटेंशन का बताए तो 5 सेकंड के बाद इनकी रिस्ट जॉइंट खुद बहुत ड्रॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्रॉप, और इनवॉलंटरी इस तरह फ्लिकरिंग स्टार्ट कर देती है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज एस्पिरेक्सिस। एस्पिरेक्सिस इज अ कंडीशन in which the patient cannot able to extend the wrist। इसमें बंदा क्या एक्सटेंड नहीं करेगा, wrist, and the wrist will spontaneously drop and there is involuntary movement। This is called flapping tremor। इसको क्या कहते हैं, flapping tremor। तो flapping tremor तब होता है जब ब्रेन के अंदर हाइपर अमोनिया या अमोनिया लेवल जाकर ब्रेन की हायर सेंटर को डैमेज करे। ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, एस्पिरेक्सिस। यहाँ पे लेके दैट इज नोन एज फ्लैपिंग ट्रेमर। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर। और फ्लैपिंग ट्रेमर का मतलब ये है कि देखें अगर मैं यहाँ पे दो बात एक्सप्लेन करता हूँ एमसीक्यूज के लिए। देखें बुक में भी ये चीज लिखी है, लेकिन टीचर का फायदा ये है कि आपको एक चीज के साथ दूसरा को रिलेट करें। एग्जाम में यही आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर ये आ जाए रेस्टिंग ट्रेमर, क्या चीज आ जाए, रेस्टिंग ट्रेमर। ठीक है, ट्रेमर का मतलब ये है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड ऑफ ट्रेमर। आप लोगों ने बूढ़े लोग देखे होंगे, वो बैठे बैठे उसकी हाथ इस तरह होता है कि नहीं। अगर आप उसकी हाथ को पकड़े भी और फिर छोड़े तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रेमर। ट्रेमर के फिर कुछ अकसाम है, जिनमें से एक का नाम क्या है, रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग का मतलब बैठे बैठाए बंदे की जो हाथ है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। मतलब बूढ़े लोगों के अंदर ज्यादा है जिसको रेस्टिंग ट्रेमर होता है। तो इसका मतलब द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज। ये किसके अंदर होती है, पार्किंसन डिजीज। क्या नाम सुना है कि नहीं, पार्किंसन डिजीज मीन इट इज seen in older people and in this disease there is decreased dopamine and increased acetylcholine। ठीक है, इस डिजीज के अंदर ब्रेन में मिड ब्रेन का डैमेज होता है। किस ब्रेन का, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर उस स्पेसिफिक पार्ट का डैमेज होता है जो डोपामिन बनाता है, और उस एरिया को हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसको क्या कहते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये नाम सुना है कि नहीं, सब्सटेंशिया नाइग्रा इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन which release dopamine। ये क्या रिलीज करती है, डोपामिन। डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंपल्स सिग्नल देती है। लेकिन डोपामिन की बैलेंस को काउंटर एक्ट करने के लिए एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन डोपामिन तराजू की तरफ बैलेंस होने चाहिए। अगर डोपामिन का लेवल कम हो जाए तो रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे डिजीज को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं।
एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी? एक्साइटेटरी, और वो न्यूरॉन को इतना एक्साइट करेगा कि वो इनवॉलंटरी ट्रेमर कराएगा। तो ट्रेमर का यहाँ पे रीजन इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन है। तो रेस्टिंग ट्रेमर एग्जाम में आएगा। रेस्टिंग ट्रेमर किस डिजीज की निशानी है? पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? याद रखिए, हम पढ़ेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड फाइन ट्रेमर। एक क्या आता है? फाइन ट्रेमर। प्लीज ये भी याद रखें, बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। फाइन ट्रेमर का मतलब ये है, एक बंदा आ जाए, अब आ जाए। फाइन ट्रेमर का मतलब ये है, मैं इस बंदे को जब एग्जामिन करता हूँ क्लिनिक के अंदर, इसको मैं कहता हूँ कि अपने हाथ को इस तरह हाथ को ऐसे करें। अब ये हाथ को ऐसे करेगा तो इसको हम देखते हैं कि इसमें कहीं पे ट्रेमर तो नहीं है। मतलब देखकर हमें पता नहीं होगा कि इस पेशेंट में ट्रेमर है या नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, इसके हाथ पे इस तरह कोई पेपर रखते हैं या टिश्यू पेपर रखते हैं। क्या रखते हैं? टिश्यू पेपर का मतलब जितना वो लाइट होगा उतना आपको आसानी से पता चलेगा। अब इसमें देख आप लोग को ट्रेमर जैसा इफेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं? अब ट्रेमर जैसा है, लेकिन ये ग्रेविटी का इफेक्ट है। क्या है? ग्रेविटी। अगर आप फ्लिकरिंग को इस तरह देखें, बहुत ज्यादा देखें, इनवॉलंटरी, इसका मतलब कि दिस ट्रेमर इज देयर बट नॉट सीन ग्रॉसली। ग्रॉसली मीन के देखने से पता नहीं चलता। अगर हम कोई फाइन पेपर या कोई फाइन टिश्यू पेपर रखे तो हमें फिर उसका फ्लिकरिंग नजर आता है। ऐसे ट्रेमर को हम क्या कहते हैं? फाइन ट्रेमर। फाइन ट्रेमर जिन लोगों में भी होता है उसके 3 निशान याद रखें। उन बंदे को वेट लॉस होगा। क्या होगा? वेट लॉस। फाइन ट्रेमर जिनको होता है उसको क्रोनिक डायरिया होता है। क्या होता है? क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस एंड फाइन ट्रेमर, और साथ में एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या होगी? एक्सेसिव स्वेटिंग। और वो बंदा यही कहेगा कि बैठे बैठाए भी उसका हार्ट रेट वो क्या है? ज्यादा। दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। क्या? पाल्पिटेशन। तो 5 चीजें, 1 इज पाल्पिटेशन, excessive sweating, weight loss, chronic diarrhea and fine tremor। check TFT, thyroid function test, और इस बंदे का 98% T3 T4 हार्मोन क्या होता है? ज्यादा। तो फाइन ट्रेमर इज अ क्लासिकली सीन हाइपरथायराइडिज्म। ये किसके अंदर होता है? हाइपरथायराइडिज्म। ऐसा कंडीशन जिसमें T3 T4 लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। T3 T4 these are hormones come from which gland? thyroid gland। तो अगर T3 T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से ज्यादा रिलीज हो जाए उस कंडीशन को हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपर थायराइडिज्म पेशेंट के अंदर कौन सा ट्रेमर होता है? फाइन ट्रेमर होता है। क्लियर है? तो देखिए 2 बातें प्लीज याद रखें कि 3 बातें। अगर आप किसी पेशेंट को कहें कि अपनी रिस्ट ज्वाइंट को क्या करें? एक्सटेंड, वो एक्सटेंड करेगा, लेकिन विद इन सेकंड उसकी रिस्ट ज्वाइंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप होकर क्या करेगा? इनवॉलंटरी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ ट्रेमर इज कॉल्ड फ्लैपिंग ट्रेमर। फ्लैपिंग ट्रेमर की 3 काजेस हैं। कितने काजेस? 3। ये भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर का दूसरा नाम है एस्टिरेक्सिस। एस्टिरेक्सिस का एक काज यह है कि ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल क्या हो चुका है? ज्यादा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हाइपर अमोनीमिया। तो अगर किसी को फ्लैपिंग ट्रेमर है, आप उसका ब्लड क्या चेक करें? अमोनिया लेवल। अगर उसका ब्लड अमोनिया चेक करे और वो नॉर्मल है, फिर उसका RFT चेक करें, रीनल फंक्शन टेस्ट। क्योंकि किडनी का काम क्या है? ब्लड के अंदर टॉक्सिन को फिल्टर करना और उससे यूरिन बनाना। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट है तो वो टॉक्सिन को फिल्टर कर सकेगी? नहीं। तो एक्सेस टॉक्सिन कैन आल्सो डैमेज द ब्रेन लीडिंग टू फ्लैपिंग ट्रेमर। तो फ्लैपिंग ट्रेमर का एक काज है यूरेमिया। क्या? यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है क्रोनिक रीनल फेलियर। मतलब किडनी फेलियर पेशेंट में भी कौन किस चीज का चांस होता है? फ्लैपिंग ट्रेमर। तो फ्लैपिंग ट्रेमर का एक काज हाइपर अमोनीमिया, फ्लैपिंग ट्रेमर का दूसरा काज क्रोनिक रीनल फेलियर। और अगर ये भी नहीं है तो थर्ड काज देखे बेंजोडाइजिपीन टॉक्सिसिटी। अगर एक पेशेंट है, एल गोली का नाम सुना है कि नहीं? एल इंसान किस चीज के लिए लेता है? नींद के लिए लेता है। जब इंसान को नींद नहीं आती तो हम ऐसे ड्रग देते हैं जिससे हम पेशेंट को सेडेट करें। क्या करें? सेडेट करें। बेस्ट सेडेटिव इज बेंजोडाइजिपीन, व्हिच इज अल्प्राजोलाम। कौन सी गोली है? अल्प्राजोलाम। अगर अल्प्राजोलाम गोली की लेवल हम बढ़ाए और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो भी ब्रेन पे ऐसा असर डालेगा, इट लीड टू फ्लैपिंग ट्रेमर। क्या करेगा? फ्लैपिंग। तो फ्लैपिंग ट्रेमर इज नोन एज एस्टिरेक्सिस, क्लासिकली सीन हाउ मेनी कंडीशन? 3। 1 इज हाइपर एमोनीमिया, सेकंड इज क्रोनिक रीनल फेलियर और थर्ड इज बेंजोडाइजिपीन टॉक्सिसिटी। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखें। और ट्रेमर ये 2 पॉइंट याद रखें, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्टिंग ट्रेमर किसमें होते हैं और फाइन ट्रेमर किसमें होते हैं। क्लियर है जी? ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है जब एक्सेस अमोनिया जाकर किसको डैमेज करे? ब्रेन को। ये ब्रेन के अंदर
स्लीप सेंटर को डिस्टर्ब करता है। किस चीज को? स्लीप। इन लोगों को फिर सही नींद नहीं आती, तो लेके इंसोम्निया, इन लोगों को क्या हो जाता है? इंसोम्निया। इनएबिलिटी टू स्लीप, द कंडीशन इज कॉल्ड इंसोम्निया। इसको कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस। इसको क्या कहते हैं? स्लीप डिस्टर्बेंस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर यहाँ पे अमोनिया का लेवल बढ़ गया है तो इशू कहाँ पे है? क्या बात? लीवर में है, या चाहे एंजाइम का इशू है या लीवर का इशू है, लेकिन अमोनिया तो तब बढ़ेगी जब प्रॉब्लम किस आर्गन का हो? लीवर का, क्योंकि अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट करने किसका काम है? लीवर। तो इन सिम्टम, ये सिम्टम लीवर के है कि हाइपर अमोनीमिया, हाइपर अमोनीमिया के सिम्टम, लेकिन उसके साथ लीवर के अपने मसले भी होंगे, दैट इज जॉइंटिस। इसके साथ क्या होगी? जॉइंटिस। पेशेंट को जनाब जॉइंटिस होगी, उसकी जब हम आई एग्जामिनेशन करते हैं, आईज विल बी येलो, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द आई इज कॉल्ड ऑफ जॉइंटिस। और जॉइंटिस का मतलब एक्सेस बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड, ठीक है। जॉइंटिस के साथ साथ जब लीवर डैमेज हो जाए, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, मतलब जो लीवर है वो राइट साइड पे है कि लेफ्ट? राइट साइड। तो राइट साइड पे पेशेंट को पेन होगा, RUQ मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एट द साइड ऑफ द लीवर देयर विल बी पेन। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना है वेट लॉस होता है। इसमें क्या होता है? वेट लॉस, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर अमोनिया का लेवल क्या हो सकता है? इंक्रीज। तो याद रखें, अगर ये पॉइंट्स आ जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट फिर क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। तो लेके इन्वेस्टिगेशन कि हम इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर 1 ब्लड अमोनिया चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ब्लड अमोनिया। अगर ब्लड के अंदर हम अमोनिया का लेवल चेक करें तो हाइपर अमोनीमिया में अमोनिया का लेवल क्या होगा? हाई। दैट शुड बी रेज, इंक्रीज, क्योंकि हाइपर अमोनीमिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक और टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड EEG। क्या करेंगे? EEG, ये नाम सुना है कि नहीं? EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एक ECG है और एक क्या है? EEG है। ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मालूम करें वो ECG है, लेकिन EEG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन मालूम करें तो वो EEG है। वो क्या है? EEG। EEG इज अ रूटीन टेस्ट इन न्यूरोलॉजी, याद रखें। और सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी भी पेशेंट को मसला हो लीवर का, किसका? लीवर का, और इन्वेस्टिगेशन में रेडियोलॉजिस्ट बताए इसकी EEG पे एबनॉर्मल कौन सा वेव है? डेल्टा वेव। डेल्टा वेव इन द EEG विद लीवर डिजीज, दैट शुड बी द डायग्नोज ऑफ हाइपर एमोनीमिया। ये क्वेश्चन देखे बेसिक में EEG लोग पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आप बैठे हैं, किसी को लीवर का मसला है और फिर उसको ब्रेन प्रॉब्लम आया है और साथ में उसका EEG पे कौन सा वेव आया है? डेल्टा वेव। तो समझ जाइए कि लीवर के मसले की वजह से अमोनिया का लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज। और इसने जाकर किसको डैमेज किया है? ब्रेन। तो मसला लीवर से होगा कि नहीं? द कंडीशन इज हेपेटिक, जिसमें अमोनिया का लेवल क्या होगा? ज्यादा, और वो किसको डैमेज करेगा? ब्रेन। एन्सेफेलोपैथी में डैमेज टू दी ब्रेन। एक्सेस अमोनिया जब भी लीवर के मसले से जाकर ब्रेन को क्या करे? डैमेज करे। द कंडीशन इज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। क्लियर है? इसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। अब लेकर ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी? इसकी ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस कंडीशन, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी? वेरी गुड। प्राइमरी डिफेक्ट का कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी? उसके लिए हम लीवर बायोप्सी करते हैं, और लीवर बायोप्सी टेस्टिंग पे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। अगर बच्चों में हाइपर एमोनीमिया है तो मोस्ट लाइकली वो क्या होता है? वो कंजेनिटल होता है। उसको हम सिम्टोमेटिक डील करेंगे। जब बच्चा बढ़ जाता है तो फिर दैट इज रेडी फॉर टेक बायोप्सी, क्योंकि अर्ली एज में लीवर इतना मैच्योर नहीं होता कि उससे हम क्या कर सके? बायोप्सी कर सके। तो सिम्टोमेटिक अप्रोच और फिर बायोप्सी के बेस पे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल नो कि व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इज डेफिशिएंट, द अप्रोच इज बायोप्सी। वो क्या है? बायोप्सी, ठीक है। ट्रीटमेंट आप लोग क्या करेंगे? नंबर 1 फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे। किस चीज को बढ़ाएंगे? क्या बात? फ्लूइड इनटेक। मतलब हम पेशेंट को बताएंगे कि बाहर से ज्यादा पानी पिए, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड इनटेक। नंबर 1 पॉइंट।
क्योंकि अमोनिया का लेवल कम करने के लिए हम उसको डाइल्यूट करेंगे, तो बाहर से हम क्या देंगे, फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पेशेंट को लैक्टियोलोज देते हैं, कहते हैं लैक्टियोलोज, ये मैंने आप लोगों को बताया था। लैक्टियोलोज सिरप से आता है लाइलैक के नाम से, कौन से, लाइलैक। आप शॉप में जाए लाइलैक सिरप ले लें, उसके नीचे क्या लिखा होगा, लैक्टियोलोज। ये जो लैक्टियोलोज है ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है, किस चीज में, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन में और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी दोनों में काम करता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, काम करता है। और इसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक देता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज रिफॉक्सिमीन। इसका नाम क्या है, रिफॉक्सिमीन। ये याद रख, एग्जाम में आता है। रिफॉक्सिमीन इज द एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। और इसका काम ये है टू रिड्यूस अमोनोजेनिक, व्हाट इज अमोनोजेनिक, अमोनिया प्रोड्यूसिंग गट फ्लोरा। गट फ्लोरा का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनमें से कुछ ऐसी है कि वो कंटिन्यूसली क्या बनाती है, अमोनिया। तो अमोनिया को हमने रिड्यूस करना है, क्योंकि पहले से ब्लड के अंदर अमोनिया क्या है, ज्यादा है। तो हम इंटेस्टाइन में नहीं चाहेंगे कि अमोनिया बने और मजीद ब्लड में जाए। तो ऐसा एंटीबायोटिक इंटेस्टाइन के अंदर अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की लेवल को कम करे, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिफॉक्सिमीन। तो ये एमसीक्यूज आते हैं, व्हिच आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। फर्स्ट इज फ्लूइड इनटेक, सेकंड इज लैक्टियोलोज एंड रिफॉक्सिमीन। अगर अमोनिया का लेवल इतना बढ़ चुका हो कि वो किसको क्रॉस कर चुका है, ब्लड ब्रेन बैरियर, और वो कहाँ पे जा चुकी है, ब्रेन में, और उसने सीजर कराए है, तो हम उस पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे। कौन से, एंटी एपिलेप्टिक। द ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी दैट इज कॉल्ड एंटी एपिलेप्टिक। तो एंटी एपिलेप्टिक में हम ड्रग दे सकते हैं फेनिटोइन, कौन सा, फेनिटोइन। हम ड्रग दे सकते हैं कार्बामाज़ेपिन, कार्बामाज़ेपिन, ठीक है, कार्बामाज़ेपिन। दिस कार्बामाज़ेपिन इज टेग्राल। टेग्राल का नाम सुना है कि नहीं, जो टेग्राल मेडिसिन है ये लोग सीजर में लेते हैं। तो टेग्राल जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है, और उसका फार्मूला क्या है, कार्बामाज़ेपिन। फिर इनमें से एक ड्रग है, अगर किसी ने याद रखना है, वॉल्प्रुइक एसिड, उसका नाम क्या है, वॉल्प्रुइक एसिड, जिसको कहते हैं सोडियम वॉल्प्रुएट। वैसे अगर हम लिखे तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, वॉल्प्रुइक एसिड। फिर इसमें एक और न्यूअर ड्रग आया है जिसका नाम है लेमोट्रिगिन, कौन सा, लेमोट्रिगिन। So these all are those drugs which act in the brain to decrease neuronal activity. So these drugs are most likely used in the treatment of epilepsy. Epilepsy के अंदर मसल की स्पाज्म होती है कि रिलैक्सेशन, स्पाज्म। जब इंसान को झटके लगते हैं एपिलेप्सी के अंदर, तो उसमें न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से पूरी बॉडी की सीवियर स्पाज्म हो जाती है। तो इन ड्रग्स का काम एपिलेप्सी को कम करना, लेकिन कुछ ड्रग ऐसे भी देंगे लाइक बेंजोडाइज़ेपिन। ये वो ड्रग है जो मसल रिलैक्स करते हैं, क्या करते हैं, मसल। तो एंटी एपिलेप्टिक के साथ साथ मसल रिलैक्सेंट को भी ऐड किया जाता है, क्लियर है। और इसके बाद हेपेटिक एनसेफेलोपैथी की रीजन जो होती है, चाहे वो सीएलडी है, चाहे हेपेटाइटिस बी सी है, तो आखिर में लेके ट्रीट द अंडरलाइंग काज। हम किसको ट्रीट करते हैं, अंडरलाइंग काज। तो मतलब जो काज है उसको आखिर में ट्रीट करते हैं। जब आप लोगों ने लिखना है कि एट द एंड वी विल सी टू ट्रीट द व्हाट, अंडरलाइंग काज। तो हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करके और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअली दिस इज व्हाट हाइपर एमोनीमिया इज ऑल अबाउट। लेकिन हाइपर एमोनीमिया के हमने दो पॉइंट पढ़े, या तो एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी से हो सकती है या लीवर डिजीज से हो सकती है, लेकिन 90% हाइपर एमोनीमिया इज सेकेंडरी। ये क्या होता है, सेकेंडरी। एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन जिनको सीरोसिस है या सीएलडी है उन लोगों में हाइपर एमोनीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपर एमोनीमिया इज सेकेंडरी हाइपर एमोनीमिया। प्राइमरी के नीचे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ब्रैकेट में ये 20 to 30% होता है, और इसमें अगर आप लोग 70 to 90% दैट विल बी हेल्प। क्योंकि अमोनिया का लेवल जब भी बढ़ चुका होता है तो हमें एलएफटी करना है, क्या करना है, एलएफटी करना है, हमें अल्ट्रासाउंड करना है और फिर बायोप्सी से देखना है। क्योंकि एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी के वर्कअप कम करते हैं, क्योंकि इसका चांस कम है, लेकिन अंडरलाइंग काज की वजह से अमोनिया का लेवल ज्यादा कंडीशन में बढ़ सकती है। तो सेकेंडरी इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। नियोमाइसिन वी कैन एड इट, क्योंकि नियोमाइसिन, अब
आप लोग कहोगे कि नियोमाइसिन का काम क्या है, इसका आप जितना भी पीछे जाकर फार्माकोलॉजी देंगे, रिफॉक्सिमिन एंड नियोमाइसिन इन दोनों का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है कि अमोनिया को कैसे रिड्यूस करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये दोनों गट के अंदर अमोनोजेनिक गट फ्लोरा क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। लेकिन both are very effective in the treatment of hyperammonemia because इन दोनों के साइड इफेक्ट कम है एंड बेस्ट टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, मतलब पेशेंट को